लिव इन रिलेशनशिप। बहुत सारे बुजुर्गों को इसका मतलब तो नहीं पता, मगर जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि आपने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है। तो अगर ये भ्रम है तो ये भी दूर कर दीजिए मनोज जी कि लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड में हो रहा है या फिर कानून में या संविधान में पहले से इसकी मान्यता है, कहीं पर इसका जिक्र है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन पे कानून बनाकर इसे हम्म। मान्यता दे दी गई। ये वास्तव में भ्रम है। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और हम्म। विभिन्न राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय लिव इन जैसे संबंधों के ऊपर अपने बड़े निर्णय दे चुके हैं। जी। दूसरी चीज, हमारा एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे संबंध जो कि इन द नेचर ऑफ मैरिज हैं, वो लोग विवाहित नहीं है, पति पत्नी नहीं है, लेकिन पति पत्नी जैसे विवाह जैसे संबंधों में रह रहे हैं साथ एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो उसके लिए भी उसमें महिला के संरक्षण के लिए, उनके अगर बच्चों का जन्म होता है उनके संरक्षण के लिए, तो उसमें कानून बनाया गया है, उसमें प्रावधान है। तो हम्म। ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो ऐसे संबंधों में बच्चों का जन्म हो रहा है हाँ। उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए इसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण जरूर कराया गया है, ठीक है। जिससे कि ये पता लग सके कि कोई भी दो लोग हम्म। किस समय से किस समय तक लिव-इन संबंधों में रहे। पर मनोज जी, एक बात बताइए कि शादी एक सामाजिक बंधन है, अपने आप में एक लीगल बंधन है। अगर मैं चाह ही नहीं रहा हूं कि मैं सामाजिक बंधन में बंधूं, इसीलिए तो मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं, ये तो मेरा एक निजी फैसला है। आप मेरी प्राइवेसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, सरकार प्राइवेसी में क्यों आती है? लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना क्या निजता के अधिकार का या राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा? आप मुझे इसका प्रावधान समझा दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे तक रहे और ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच रही है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि लिव इन के पंजीकरण के लिए अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर स्पष्ट है कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ ओनली पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड है। हम्म। ये किसी को भी शेयर नहीं करा जाएगा, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, जहां तक निजता के अधिकार की बात है, तो हम्म। क्योंकि ये आपका डेटा कहीं शेयर ही नहीं हो रहा, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जी आपके निजता का हनन हो रहा है। हम्म। सरकार ये कदम क्यों उठा रही है, उसे उठाने का कारण सबसे बड़ा ये है कि इसमें कई तरह के केसेस होते हैं, क्राइम होता है। एनसीआरबी का डेटा उठा के अगर हम देखेंगे तो पता हाँ। लगेगा हाँ। कि लिव इन जैसे संबंधों में कितने अपराध होते हैं। हाँ। बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर और बच्चियों को, क्योंकि वो बालिग होती हैं 18 साल में, और उन्हें वो पढ़ के जो है अपने कॉलेज में जाती हैं, स्कूल से हम्म। बाहर जाती हैं, तो उन्हें धोखे से बहला फुसला के ये सारी घटनाएं होती हैं, और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है। दूसरी वहीं ये भी होता है कि जब तक संबंध ठीक रहा तब तक ठीक है। उसके बाद कई केसेस ऐसे भी देखने के लिए आए कि बाद में रेप के केसेस लगा दिए गए और हम्म। व्यक्ति के पास प्रूव करने के लिए कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं होता हम्म। हम्म। कि वो ये बता सके कि हमारा ये सब कंसेंशुअल था, हम लोग म्यूचुअली एग्रीड थे एक संबंध में। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए, और जहां तक बात है पेरेंट्स को बताने की, हम्म। उन्हें सूचित करने, तो 18 साल से 21 साल, क्योंकि एज ऑफ मैरिज हमारी 21 साल है। ठीक है। तो 21 लड़कों के लिए तो 21 साल से कम यदि कोई लिव इन संबंधों में रहता है, हाँ। तब उनके पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा। ठीक नहीं है। तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 21 पर साल से मनोज जी, ऊपर के लिए कोई ऐसे में तो फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात है कि मेरी उम्र अगर 18 से 20 साल के बीच है और अगर मैं प्राइवेसी चाह रहा हूं और मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूं, तो मैं आपके पास आऊंगा ही क्यों रजिस्टर करवाने के लिए? आप तो सीधे 18 से 21 साल वालों के बारे में, उनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में उनके पेरेंट्स को बता रहे हैं। अगर कोई चाह ही ना रहा हो कि पेरेंट्स को पता लगे, तो फिर वो रजिस्टर ही नहीं करवाएगा। नहीं, तो इससे इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो सरकार को लड़कों के लिए एज ऑफ मैरिज भी, क्योंकि आप बालिग हो गए हैं, वोट देने का अधिकार है, सारी चीजें हैं, तो वो एज ऑफ मैरिज भी घटाकर 21 की जगह 18 कर देनी चाहिए। हाँ। तो कोई कारण होगा जिसकी वजह से आज तक के कानूनों में लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। हम्म। अब लड़कियों की की जा रही है 18 वर्ष हाँ। निर्धारित। हाँ। तो किस तरह से 18 साल का बच्चा ट्वेल्थ पास करता है, ट्वेल्थ पास करने के बाद वो कॉलेज जाता है, हम्म। पहली बार बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है, हम्म। तो उस समय उस एज ग्रुप में, 18 से 21 साल के एज ग्रुप में उसके उसके साथ कोई भी घटना होने की, दुर्घटना होने के चांसेस, बहलाए फुसलाए जाने की चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ। तो कम से कम पेरेंट्स को यह पता होना चाहिए अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कि वो हम्म। किन के साथ रह रहा है।
ठीक वो है। किस तरह के संबंधों में रह रहा है। हम्म। और पेरेंट्स से अगर हम वहीं उसी और दूसरी तरफ देखें तो हम्म। बच्चे का अगर पेरेंट्स से मन नहीं मिलता है, और हाँ। बच्चे भी पेरेंट्स से अपने मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो हाँ। मेंटेनेंस अगर बच्चे क्लेम करते हैं तो कानून में उन्हें 25 साल तक एजुकेशनल लाइबिलिटी के लिए पेरेंट्स को की ड्यूटी है, उनके नेचुरल गार्जियन की, जी। कि वो उन्हें मेंटेनेंस देंगे। तो एक और तो आप 25 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स पर लायबल रहने के लिए तैयार हैं, हाँ। उनसे कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स को आप ये भी अधिकार सूचना नहीं देने के लिए तैयार हैं कि हम्म। वो आप कैसे रह रहे हैं। करेक्ट है, ये एक बहुत एक नया पॉइंट है जो अभी एड ऑन हुआ। थैंक यू सो मच, आपने ये पॉइंट यहाँ पर ऐड किया। मगर एक चीज़ और है कि अगर कोई लिव इन पार्टनर है और वो दोनों साथ में रह रहे हैं, किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, हो सकता है मकान मालिक उन्हें परेशान करें, हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें परेशान करें, या जो पुलिस वाले हैं अगर उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो ये तो एक करप्शन का माध्यम बन जाएगा, लोग पैसा ऐंठने लगेंगे। इसको रोकने के लिए यूसीसी में कोई प्रावधान है क्या? देखिए, पहली चीज ये है कि यूसीसी में कोई भी कंप्लेंट अगर होगी तो वो ऑनलाइन वेब पोर्टल के द्वारा होगी। और उसमें वो जो भी कंप्लेंट करने वाला होगा वो आधार वेरीफाइड कंप्लेनेंट होगा। ठीक तो है। पहले उसका वेरिफिकेशन होगा, तभी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। हम्म। अगर उसकी पहली कंप्लेंट गलत पाई जाती है, हाँ। वो गलत कंप्लेंट है, तो वो उस पे की पेनल्टी है उसके ऊपर, हम्म। और उसे उसे फाइनेंशियल पेनल्टी है। और उसके बाद अगर दूसरी बार भी वो किसी और की कंप्लेंट करता है और वो भी कंप्लेंट गलत पाई जाती है, तो वो पेनल्टी जस्ट डबल हो जाती है, और उसे हमेशा के लिए किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल पे कंप्लेंट करने से बैन कर दिया जाता है। तो जो लोग बात कर रहे हैं मॉरल मॉरल पुलिसिंग बढ़ेगी, ये चीज समिति के संज्ञान में भी थी। इसी वजह से कंप्लेंट किस तरह से फाइल करनी है और कंप्लेनेंट इसका कोई भी मिसयूज ना करे, और खास तौर से पुलिस को इससे बिल्कुल दूर रखा गया है। क्योंकि अगर कोई भी कंप्लेंट होगी वो सिर्फ मजिस्ट्रेट लेवल, एसडीएम लेवल ऑफिसर जो रजिस्ट्रार है लिव इन रिलेशनशिप्स का या यूसीसी के अंतर्गत, सिर्फ उसी के पास हो सकती है। तो ठीक है। इसमें पुलिस का कोई रोल